हेलो बच्चों, कल हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। मैंने इसको कल 3 भागों में बांटा था। पहला था मोनोसैकराइड, सेकंड था डाइसैकराइड या ओलिगोसैकराइड बोल जाता है, थर्ड था आपका पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड्स का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। मोनोसैकराइड दोबारा एक बार देख ले तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ प्रेजेंट हो और साथ ही क्या हो, कार्बन नंबर कितना हो C1 से लेकर C10 तक पाया जाए, C1 से लेकर C10 तक पाया जाए, ऐसे को बोलते हैं अपन। इनकी सिंगल चेन पाई जाए, सिंगल चेन हो, क्या कहलाते हैं, मोनोसैकराइड। जैसे एग्जाम्पल में देखा था आपने, DNA में पाई जाती है पेंटोज शर्करा, और आपने देखा था ग्लिसरैल्डिहाइड, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3 कार्बन, पेंटोज शुगर थी 5 कार्बन, ये ग्लूकोज पाया जाता है 6 कार्बन का, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे आते हैं अपन ओलिगोसैकराइड्स पे। ओलिगोसैकराइड भी बोल सकते हैं या डाइसैकराइड्स भी बोला जा सकता है। ओलिगोसैकराइड की जब बात की जाती है, जब 2 से 10 तक मोनोसैकराइड इकाइयाँ, मोनोसैकराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं, क्या कहलाता है, ये डाइसैकराइड कहलाता है। जब मोनोसैकराइड प्लस मोनोसैकराइड यूनिट जुड़ती है, जो दो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से ये जुड़ती है उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बंधन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि होता है C12H22O11, ये फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का। इसका फॉर्मूला है सुक्रोज का। सुक्रोज बनता है हमेशा किसके मिलने से, ग्लूकोज के मिलने से। सुक्रोज बनता है हमारा किसके मिलने से, ग्लूकोज के मिलने से, साथ में फ्रक्टोज के मिलने से। C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका छठवां कार्बन परमाणु इसके दूसरे कार्बन परमाणु से जब आकर जुड़ता है, तो जिस बंधन से आकर जुड़ता है उस बंधन से एक H2O का अणु क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ एक बंधन बनता है। वो बंधन कहलाता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अगर थर्ड बात की जाती है पॉलीसैकराइड की, पॉलीसैकराइड की बात की जाए, नाम के अनुरूप ये पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत। जब 10 से अधिक मोनोसैकराइड यूनिट्स जुड़ती हैं तो क्या बनता है फिर, तो पॉलीसैकराइड का निर्माण होता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाए या फिर दूसरी भाषा में बोल दिया जाए, तो अगर क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट में बंधन होता है, तो बंधन होता है ग्लाइकोसिडिक बंधन। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंधन होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बंधन होता है। ओके।
अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाती है, उदाहरण की बात की जाती है, तो उदाहरण होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ओके, ग्लाइकोजन। स्टार्च की बात की जाती है, स्टार्च होता है जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनमें संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। इसमें पादपों में, प्लांट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल। ओके, ग्लाइकोजन की जब बात की जाती है तो एनिमल्स में क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। लेकिन जब सेलुलोज की बात की जाती है, सेलुलोज क्या होता है, बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला, सेल वॉल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का निर्माण करने वाला होता है। ओके, तो इनके बीच में क्या बंधन पाया जाएगा, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर बात की जाती है कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की, कार्बोहाइड्रेट के कार्य या कार्बोहाइड्रेट के महत्व, कार्बोहाइड्रेट के महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला तो है ऊर्जा के, शरीर में क्या होता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्रोत के रूप में होते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में होते हैं। अगर आगे बात की जाए तो शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक, शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक। ओके, शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक बोला। ओके, संरचना के निर्माण सेल वॉल का, जैसे बैक्टीरिया के अंदर फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत सारे जीव जंतुओं में भी करता है, फंजाई वगैरह में करता है। संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। ओके, और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए की जब भी बात की जाती है, डीएनए और आरएनए तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, जिसे बोला जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड होता है आपका फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, थर्ड की अगर बात की जाती है, थर्ड होता है आपका क्या, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर। ये तीनों के तीनों चीज़ें होती हैं। अब अपन को बात करनी है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने पास क्या होता है, 5 कार्बन वाली एक चेन होती है, जिसे बोलते हैं अपन पेंटोज। पेंट शब्द कहाँ से आता है, 5 के लिए आता है हमेशा, 5 के लिए। और 5 कार्बन की जो चेन पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, पेंटोज शुगर के रूप में पाई जाती है। ओके, अब अगर बात की जाए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले इस उपापचय को या मेटाबॉलिज्म को समझना होगा। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, कार्बोहाइड्रेट उपापचय वर्ल्ड को समझना पड़ेगा या मेटाबॉलिज्म वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। अभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कोई अकेला शब्द नहीं है, ये शब्द मिलकर बना हुआ है 2 चीज़ों से। एक होता है उपचय, दूसरा होता है अपचय। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कैटाबॉलिज्म
इसे बोला जाता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ओके। उपचय का मतलब होता है टूटना। उपचय का मतलब होता है टूटना। अपचय का मतलब होता है टू फॉर्म, बनना। टू फॉर्म, बनना। उपचय का मतलब था टू ब्रेक, टूटना, ओके। और टूटा जाए तो उपचय हमेशा ये कहता है कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है, कोई भी बड़ा अणु टूटकर छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ओके। कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होकर टूटकर किस में चेंज हो जाता है, छोटे अणुओं में, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इसी को अपोजिट किया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, कोई भी छोटे अणु, कोई भी छोटे अणु जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, ओके। जैसे कि आपने पढ़ा होगा श्वसन की क्रिया, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो श्वसन की क्रिया, ओके। श्वसन के लिए अगर दी जाए, रिएक्शन दी जाती है तो रिएक्शन होगी आपकी C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित है। ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित पाया जाता है, ओके। इसको अगर रिएक्शन करा दिया है किसके साथ, O2 के साथ, जो कि आपके श्वसन में लेते हो, ग्रहण करते हो, ओके। तो ये ग्लूकोज का अणु टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने के साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ ही जल का अणु निकलता है। ये शॉर्ट मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में क्या है, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स या छोटे अणु हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाता है उपचय परिवर्तन या उपचय परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। अपचय के लिए बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके जस्ट अपोजिट होती है। CO2 जो कि पेड़ छोड़ते हैं वो लेते हैं, अपन ने जो भी CO2 छोड़ी उसको पादप लेते हैं, पादपों के साथ साथ जल का अणु लेते हैं, वो धरती से या ज़मीन से या सॉइल से, ठीक है ना। साथ ही सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। और साथ ही O2 रिलीज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अणु आपका, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शॉर्ट मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या एक लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है आपका, एनाबॉलिज्म या अपचय कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, एनाबॉलिज्म या अपचय कहलाता है। साथ ही साथ अगर और रिएक्शन देखी जाए, उपचय के लिए बोला जाता है किण्वन की क्रिया, जिससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ अपचय की बात की जाए तो जितनी भी ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है, एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया के द्वारा होती है, ओके। अब अगर बात की जाए शर्कराओं का अपचय, अपचय, ओके। कैटाबॉलिज्म, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ शुगर। उपचय आपको क्या कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, टू ब्रेक, टूटना, टू ब्रेक। और अपने पास शर्कराओं के रूप में क्या होता है, मुख्य स्रोत के रूप में पाया जाता है ग्लूकोज।
तो हमको इस टॉपिक के अंदर यही देखना है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो किस किस मेथड से टूट सकता है और क्या रिलीज़ करेगा। साथ ही साथ ग्लूकोज के अगर अणु टूटेगा तो साथ ही साथ क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी या ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और ऊर्जा की उत्पत्ति होगी तो कितनी मात्रा में होगी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ओके, इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए 4 प्रोसेस चलते हैं। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ना है, अगर आपको एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ना है तो इसके लिए 4 स्टेप्स में आपको पूरा का पूरा एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें, तो आपका उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड प्रोसेस होता है आपका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। ओके, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ये ठीक रिएक्शन सारी की सारी उसी प्रकार है जिस प्रकार से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती हैं। थर्ड है आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ आता है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जैसे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। आज हमने समझा है मोनोसैकेराइड को मैंने थोड़ा कल समझाया था। कोई भी 1 से लेकर 10 कार्बन तक की श्रृंखला जिसमें 1 से लेकर 10 कार्बन तक के अणु पाए जाएं, क्या कहलाएगा, आपको मोनोसैकेराइड कहलाएगा। जैसे कि पेंटोस, शर्करा, ग्लिसरॉल, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉस्फेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे। अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तब 2 या 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं। और जुड़ती किसके द्वारा है, ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा। ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा आपस में जुड़ती हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे जोड़ा है, सुक्रोज को जोड़ा है, ठीक है ना, सुक्रोज को जोड़ा है। C12H22O11 को जोड़ा है, ठीक है ना। और वो किस किस से मिलकर जुड़ने से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ओके, तो ये कहलाएगा आपका ओलिगोसैकेराइड। जैसे आप बना सकते हो गैलेक्टोज बना सकते हो। गैलेक्टोज बनता है ग्लूकोज और लैक्टोज के जुड़ने से। यहाँ बना देता हूँ मैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। लैक्टोज शुगर दूध में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो गैलेक्टोज बनता है। गैलेक्टोज शर्करा, गैलेक्टोज शुगर बनती है। ये भी C12H22O11 होता है। लैक्टोज भी C6H12O6 होता है। ग्लूकोज भी C6H12O6 होता है। इसके D और L डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी रूप में अंतर पाया जाता है। थर्ड अपन ने देखा था पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में अपन ने ये बताया कि पॉली का मतलब होता है मैंने 2 या 10 से अधिक अगर मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाएगा और स्टार सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोनिक एसिड वगैरह इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट के महत्व की बात देखें तो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से ऊर्जा के सोर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, शरीर की संरचना के निर्माण में पाए जाते हैं। संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है, सेल्यूलोज बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल बनाते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होते हैं, जैसे DNA और RNA का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, पेंटोस शुगर के द्वारा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की बात करें, उपापचय 2 प्रकार का था, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म आपसे ये कहता है कोई भी बड़ा अणु है वो टूट कर किस में चेंज हो जाए, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाए, टूट कर किस में हो जाए, शॉर्ट मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाए, जिसकी श्वसन में हुआ। और एनाबॉलिज्म आपसे ये कहता है कोई भी शॉर्ट मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे अणु किसमें किसका निर्माण कर ले, एक बड़े अणु का निर्माण कर ले, कि जैसे कि आपकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर बात आई शर्कराओं के अपचय की, कैटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। ओके, शर्कराओं के में मुख्य रूप से अपने पास पाया जाता है ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज का एक अणु जब टूटेगा तो अपन को ये कैलकुलेट करना है कि उससे एनर्जी कितनी निकलेगी, तो एनर्जी की गणना इन 4 पदों में या 4 स्टेप्स में की जाती है। पहले स्टेप था आपका ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप है आपका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, थर्ड है आपका क्रेब्स साइकिल, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाकी करेंगे कल।